If I told you the chocolate that you eat, the cookies that you enjoy, and the cream that you apply on your face has a very special ingredient, and this special ingredient has been made from the vestige seeds which is available in the jungles of the India. This company which we are talking in this video has made the 8,000 crore market cap empire from the business model of West to wealth. This company is making cocoa butter equivalent from the seeds which is found in the jungle very easily, like chia seed, sal seeds, kokum seeds. So we are talking a company who is making the business model from West to wealth. This company last 3 years has grown their revenue from 40% CAGR. Their profitability has been grown by 67% and their EPS has been demandingly exceeding. The company CAGR has been on the stock price is 84%. This company made a cocoa butter equivalent which is needed heavily into the chocolate industries and the cosmetic industries. As you all know, the chocolates which we eat from Ferrero Rocher or Mondelez, Nestle, Hershey's, they have a very special ingredient which is called as a cocoa butter. And this cocoa butter is very expensive raw material. Any company in today's world want to make a lot of profit, and for that they want that raw material cost to go down. Hence, this concept of cocoa butter equivalent arises. तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो 7,600 मार्केट कैप करोड़ की अभी कंपनी है, और इस कंपनी के जो लास्ट क्वार्टरली नंबर्स आए थे वो भी बहुत ही अच्छे थे. इस कंपनी ने अपने रेवेन्यूज़ को ग्रो किया, अपने गाइडेंस को रिवाइज किया. तो इस कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज़. तो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ करती क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनके रेवेन्यूज़ के नंबर्स कैसे थे, इनका आरओई के नंबर्स कैसे हैं, उसको इस वीडियो में समझेंगे. तो पहले बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी. मनोरमा इंडस्ट्रीज़ जो 6 डिकेड्स पहले ये कंपनी शुरू हुई थी, जहाँ से उन्होंने बात की थी कि दे विल गो टू दिस jungles and collect the seeds and extract the oil and then produce the fractionation plant and then produce the cocoa butter equivalent. चलो चलते हैं कि समझते हैं कि कोको बटर इक्विवेलेंट क्या होता है. तो पहले समझते हैं कि चॉकलेट इंडस्ट्रीज़ में आप जो चॉकलेट खाते हो, आप जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो अपने फेस के ऊपर, एनिमल न्यूट्रिशंस में होते हैं, तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है कोको बटर. चॉकलेट के लिए कोको बटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो आपके चॉकलेट को अगर आप मुंह में डालते हो तो बहुत जल्दी पिघल जाता है, अगर आप फ्रिज में रखते हो तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और वो बहुत लंबे समय के लिए प्रिजर्व होता है. उसका कंपोनेंट है कोको बटर. और इस कोको बटर की प्राइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और पिछले कुछ समय से कोको बटर की प्राइस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि इसके 2 ही कंट्रीज़ है जहाँ पर 80% कोको आता है. आइवरी कोस्ट और घाना से जो कोको आता है वहाँ से वो कोको बटर बनता है. तो ऑब्वियसली अगर चॉकलेट इंडस्ट्री को बहुत पैसे कमाने हैं तो ऑब्वियसली उनको अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी. तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव आया मार्केट में जिसका नाम है कोको बटर इक्विवेलेंट. तो इस कोको बटर इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर रहती है हमारे कोको बटर जैसी है. आपका टेक्सचर चेंज नहीं होता है, आपकी जो हीट स्टेबिलिटी होती है वो भी उसको सामान्य रखता है. तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, और ये बहुत ही चीप कंपोनेंट है. तो मान लो अगर आप चॉकलेट बना रहे हो और उसमें आप 5-10% का कोको बटर इक्विवेलेंट ऐड करते हो इंस्टेड ऑफ द कोको बटर विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ऑब्वियसली आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है, आपके मार्जिन्स बढ़ जाती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है. तो इसके पहले क्या हुआ था कि इंडिया में जो FSSAI है, जो मतलब ड्रग्स और फूड की रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने कहा था कि हम 2.5% का ही आप चॉकलेट में कोको बटर यूज़ कर सकते हो, इसके ज़्यादा कोको बटर इक्विवेलेंट यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो. लेकिन हालांकि एक चेंज हुआ है रेगुलेटरी बॉडीज़ में, और उन्होंने कहा है कि नाउ यू कैन इंक्रीज दैट इंग्रेडिएंट ऑफ कोको बटर इक्विवेलेंट टू 5%. ग्लोबली ये इंक्रीज़ हुआ है 10% पे. तो आप ही समझ लो अगर एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है जो हर्शीज़ है फॉर एग्जांपल, और उनको पता है कि अगर मैं कोको बटर इक्विवेलेंट को अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करूँ, अपने चॉकलेट्स में ऐड करूँ, तो ऑब्वियसली मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, और मुझे जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चाहिए वो भी सेम है. तो ऑब्वियसली ये जो कंपनियां इस कोको बटर इक्विवेलेंट को बनाती है, जैसे मनोरमा इंडस्ट्रीज़ बनाती है, उनको बहुत सारा फ़ायदा होता है. तो ऑब्वियसली ड्यू टू द रेगुलेटरी चेंज टू यूज़ कोको बटर इक्विवेलेंट इन द चॉकलेट, इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है. और यू कैन सी द ग्लोबल मार्केट
of the chocolate is going to increase by $3.2 billion by 2032. तो मनोरमा इंडस्ट्रीज के थोड़े से बिजनेस मॉडल के ऊपर हम आते हैं, उसको समझते हैं। का एक रायपुर में छत्तीसगढ़ में एक एक्सट्रैक्शन यूनिट है जहाँ पर इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हो, जहाँ से वो ऑयल निकलता है और उसके बाद उसको फ्रैक्शनेशन प्लांट भी उन्होंने बताया है, और जिसके चलते वो लोग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कोको बटर इक्विवेलेंट करते हैं, और ये यूज़ होता है चॉकलेट्स में। सिंपल कंसेप्ट है। वहाँ से फिर ये डी ऑयल भी सेल करते हैं केक टू इंडियन कैटल फीड इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ये सेल करते हैं सीबी और एक्जॉटिक फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के लिए, जैसे नेस्ले हो, नेस्ले हो, मार्स हो, मॉन्डिलीज हो, इन सारे कंपनियों को ये कोको बटर इक्विवेलेंट सेल करते हैं। तो ये उनका थोड़ा सा मॉडल है, जहाँ पर ये देखो स्कैटर्ड सीड होते हैं फॉरेस्ट में, जहाँ से वो सीड कलेक्ट करते हैं ट्राइबल वुमेन, उसको प्री क्लीन करते हैं, डी शेलिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सीड कलेक्शन होता है। तो अफ्रीका में क्यों है? क्योंकि अफ्रीका में एक बहुत बड़े जंगल से, यू ऑल नो, और वहाँ पर शिया सीड मिलता है। तो शिया सीड का वहाँ पर ट्राइबल से वो कलेक्ट करवाना, बॉइलिंग कराना, डी शेलिंग कराना, और वहाँ पर प्रोक्योरमेंट ऑफ द सीड कराना। तो अफ्रीका से ये शिपमेंट जो आता है, जब कलेक्शन होता है, तो इंडिया के रायपुर फैसिलिटी में आके वहाँ पर फ्रैक्शनेशन हो जाता है। वहाँ पर इफ़ आई गो इनटू द डिटेल्स, तो फ्रैक्शनेशन प्रोसेस हो जाता है और वहाँ से वो बनता है। तो इफ़ आई टेल यू इन द शॉर्ट वे कि रॉ मटेरियल क्या है इसमें, साल और मैंगो सीड्स है। इंपॉर्टेंट है कि समझना कि कैसे प्रोसेस होती है। इसमें से दो प्लांट लगते हैं, एक तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का प्लांट, दूसरा है फ्रैक्शनेशंस का प्लांट, जो इन्होंने कुछ पहले 40,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी के ऐड किए थे, अभी वो उसको बढ़ा रहे, कैपेसिटी उसको बढ़ा रहे हैं आगे जाते हुए। तो इनका ये बिजनेस मॉडल है जहाँ से वो कोको बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। वापस आते हैं कंपनी के, इफ़ आई वांट टू tell you in the details about the revenue numbers because that's the important factor for us as an investor। तो चलो चलते हैं, समझते हैं रेवेन्यू नंबर्स को। तो रेवेन्यू नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने हालांकि Q4 के जो नतीजे उन्होंने अनाउंस किए, जहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ रही 73% की, और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है बहुत सारे पैमाने की तरफ। तो यू कैन सी दिस कंपनी हैज़ ग्रोन देयर रेवेन्यूज़ बाय 73%। देयर ग्रॉस मार्जिन has been reduced little bit because of the shipping cost has been increased। लेकिन EBITDA मार्जिन जो देखो, जहाँ पर 26% से 27% का EBITDA मार्जिन बढ़ा है अगर मैं Q3 ओवर Q3 की बात करूँ। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर उनके पैट मार्जिन बढ़े हैं, 14% से 18% हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 17 था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज इनको अच्छा मिल रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ द बैकवेंड इंटीग्रेशन ये कंपनी कर रही है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ये कंपनी कर रही है। इनका खुद के जो प्रोसेसेस है उसके ऊपर अच्छा कंट्रोल है, कॉस्ट के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, जिसके तहत इनको ऑपरेटिंग लिवरेज हर समय मिलता है। और दूसरी एक अच्छी बात है इस कंपनी की, अगर कंपनी का अगर मार्जिन की बात करो तो पहले इन मार्जिन को कंटिन्यू रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप देखो कि 27% का EBITDA मार्जिन है, पहले 26% का हुआ करता था। पैट का मार्जिन है वो 14% का है, पहले 18% का हुआ करता, पहले 14 का था, अभी 18 का है। तो पैट मार्जिन अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ के नंबर्स ये कंपनी अच्छा डिलीवर कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने अपने रेवेन्यूज़ को अपने लास्ट आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ाया है। पहले उन्होंने कहा था कि 1150 करोड़ का। सो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ हैज़ रिवाइज देयर गाइडेंस ऑफ द रेवेन्यू। पहले उन्होंने कहा था कि 1150 करोड़ का रेवेन्यू वो करेंगे, नाउ दैट हैज़ बिन रिवाइज टू 1350। तो लगभग 20% इंक्रीज़ का रिवाइज गाइडेंस कंपनी ने किया है, और उसके लिए कैपेसिटी एडिशन भी कर रहे हैं। कंपनी ने अपने लास्ट कॉन कॉल में कहा है कि अगले 2-3 सालों के लिए बहुत बड़ा एक कैपेक्स उन्होंने अनाउंस किया है, जहाँ पर 75,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी के लिए ये CBAs के लिए अनाउंस किया है, फ्रैक्शनेशंस के लिए अनाउंस किया है। उसको भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा वापस आते हैं रिटर्न रेशोज़ के ऊपर। तो अगला सेगमेंट है रिटर्न रेशोज़। तो रिटर्न रेशोज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें अगर समझ आए कि ROE के नंबर्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो कंपनी के अगर मैं रिटर्न रेशोज़ की बात करूँ तो कंपनी इज़ डूइंग एक्सीडिंगली वेल। देखो 36.9% का H1 FY26 में रिटर्न रेशो है, विच इज़ ROE।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 49% का है। वर्किंग कैपिटल डेज विच इज़ वेरी फैंटास्टिक थिंग्स, एक ज़माने के ऊपर 240 डेज़ का वर्किंग कैपिटल हुआ करता था, जिसको उन्होंने अभी रिड्यूस करके 97 वर्किंग कैपिटल किया है। और नेट डेट टू इक्विटी जिसको उन्होंने भी कम किया है। तो मतलब नेट डेट टू इक्विटी कम हो रहा है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब कैश फ्लो बढ़ने की उम्मीद है आगे जाते हुए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। अगर मैं थोड़े से पुराने नंबर्स आपके सामने रखूँ तो ये पुराने नंबर्स है, कंपनी ने किस तरीके से बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिया है रेवेन्यूज़ में। तो रेवेन्यूज़ की ग्रोथ लगातार जारी है, इबिटा मार्जिन में एक्सपांशन जारी है, अर्निंग पर शेयर्स में अच्छी ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी अच्छी कर रही है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ अ ग्रोथ ड्राइवर। ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है? जैसे मैंने अपने वीडियोस की शुरुआत में कहा है कि कंपनी जो है ये रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से कोको बटर इक्विवेलेंट का यूज़ जो है वो चॉकलेट इंडस्ट्रीज़ में बढ़ा है, जिसके चलते डिमांड है। ऑब्वियसली ग्लोबल डिमांड फॉर द चॉकलेट इंडस्ट्री इटसेल्फ इज़ ग्रोइंग। और दूसरी एक चीज़ है कि ये भी अपने आप से बहुत बड़े कैपेसिटी प्लान लगा रही है। अगर मुझे कोई कहता है कि मेरे कंपनी में 30% की ग्रोथ होने वाली है, तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ how you are getting that growth. That is more important question that you need to ask to all the companies. तो इस कंपनी ने, चलो चलते हैं समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे यूनिट्स इन्होंने लगाए हैं अपने इसमें। तो ये कंपनी का मैनेजमेंट है, ये कंपनी के CEOs है मिस्टर सराफ। तो उन्होंने कहा है कि 75,000 करोड़ 75,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी का एक कोको बटर इक्विवेलेंट का प्लांट वो लगा रहे हैं। उसके बाद सेटिंग ऑफ द न्यू सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पर वो लगा रहे हैं। सेटिंग ऑफ द न्यू रिफाइनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पर वो 90,000 का लगा रहे हैं। मतलब ये दोनों यूनिट 75x2 नहीं है। यहाँ पर CBA और ईसॉस और एक्जॉटिक जो पाम बनता है, मतलब पहले वो क्या करते थे, कोको बटर इक्विवेलेंट बनाते थे। अभी उन्होंने किया है कि कोको बटर अल्टरनेटिव, जो मतलब हायर ग्रेड ऑफ पाम ऑयल आप मान सकते हो, तो मतलब एक्जॉटिक पाम ऑयल और एक्जॉटिक ईसॉस वो बना रहे हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। वो भी दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम द सोयाबीन एंड क्रैंकर ऑयल। तो वहाँ से भी उनको एडिशन आ रहा है। तो 75,000 करोड़ कैपेसिटी वो ऐड कर रहे हैं। और ये सारी कैपेसिटी हमें ये दिखाती है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना बुलिश है अपने अपने आगे आने वाले ग्रोथ को लेकर। 2-3 साल में ये कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। अगर मैं नंबर्स के ऊपर चले जाऊँ तो 496 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कंपनी इस नए कैपेसिटी में ऐड कर रही है, सॉरी 460 करोड़ की। तो आप देख रहे हो इस स्लाइड में, जहाँ पर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के 3 यूनिट, मतलब 2 यूनिट मोटा मोटी वो इंडिया में लगा रहे हैं, और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का यूनिट ये अफ्रीका में लगा रहे हैं। तो इंडिया की बात करें तो CBI जो है उसकी कैपेसिटी 75,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी के वो लगा रही है। और बाद में ये जो रिफाइनरीज जो होगा, मतलब जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा उसके बाद जो रिफाइन होगा, उसके लिए भी 90,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी की वो एडिशन कर रहे हैं, जहाँ पर 400 करोड़ खर्च हो जाएंगे। और न्यू प्रोसेसिंग जो है बकीनो फैसू में, तो मतलब पहले क्या होता था कि अफ्रीका में शिया सीड को कलेक्ट करके और वो इंडिया में लाके वहाँ पर इंडिया में प्रोसेसिंग होता था उन सीड्स का। इसके पहले उनका कहना है कि अभी हम वही चीज़ अफ्रीका में करेंगे, जिसके चलते ये जो शिपिंग कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी कभी कभी, क्योंकि आप अगर सीड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके वेटेज में फ़र्क आता है। तो इसके चलते उनका कहना है कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे बकीनो फैसो में, जहाँ पर हम उस चीज़ को लाएंगे, वहाँ पर प्रोसेस करेंगे और बाद में जो ऑयल बनेगा वो हम इंडिया में लाएंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड मूव बाय द कंपनी। सो कंपनी का कैपेक्स प्लान भी अच्छा है, जिसको हमने इस वीडियो में अभी तक समझा है। तो कंपनी इज़ डूइंग द राइट। कंपनी के CEOs है मिस्टर सराफ। तो उन्होंने कहा है कि 75,000 करोड़ 75,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी का एक कोको बटर इक्विवेलेंट का प्लांट वो लगा रहे हैं। उसके बाद सेटिंग ऑफ द न्यू सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पर वो लगा रहे हैं। सेटिंग ऑफ द न्यू रिफाइनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पर वो 90,000 का लगा रहे हैं। मतलब ये दोनों यूनिट 75x2 नहीं है। यहाँ पर CBA और ईसॉस और एक्जॉटिक जो पाम बनता है, मतलब पहले वो क्या करते थे, कोको बटर इक्विवेलेंट बनाते थे। अभी उन्होंने किया है कि कोको बटर अल्टरनेटिव, जो मतलब हायर ग्रेड ऑफ पाम ऑयल आप मान सकते हो, तो मतलब एक्जॉटिक पाम ऑयल और एक्जॉटिक ईसॉस वो बना रहे हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। वो भी दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम द सोयाबीन एंड क्रैंकर ऑयल। तो वहाँ से भी उनको एडिशन आ रहा है। तो 75,000 करोड़ कैपेसिटी वो ऐड कर रहे हैं। और ये सारी कैपेसिटी हमें ये दिखाती है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना बुलिश है अपने अपने आगे आने वाले ग्रोथ को लेकर। 2-3 साल में ये कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। अगर मैं नंबर्स के ऊपर चले जाऊँ तो 496 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कंपनी इस नए कैपेसिटी में ऐड कर रही है, सॉरी 460 करोड़ की। तो आप देख रहे हो इस स्लाइड में, जहाँ पर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के 3 यूनिट,
मतलब 2 यूनिट मोटा मोटी वो इंडिया में लगा रहे हैं और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का यूनिट ये अफ्रीका में लगा रहे हैं। तो इंडिया की बात करें तो CBI जो है उसकी कैपेसिटी 75,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी के वो लगा रही है। और बाद में ये जो रिफाइनरीज जो होगा, मतलब जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा उसके बाद जो रिफाइन होगा उसके लिए भी 90,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी की वो एडिशन कर रहे हैं, जहाँ पर 400 करोड़ खर्च हो जाएंगे। और न्यू प्रोसेसिंग जो है बकीनो फैसू में, तो मतलब पहले क्या होता था कि अफ्रीका में शिया सीड को कलेक्ट करके और वो इंडिया में लाके वहाँ पर इंडिया में प्रोसेसिंग होता था उन सीड्स का। इसके पहले उनका कहना है कि अभी हम वही चीज़ अफ्रीका में करेंगे, जिसके चलते ये जो शिपिंग कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी कभी कभी, क्योंकि आप अगर सीड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके वेटेज में फ़र्क आता है। तो इसके चलते उनका कहना है कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे बकीनो फैसो में, जहाँ पर हम उस चीज़ को लाएंगे, वहाँ पर प्रोसेस करेंगे और बाद में जो ऑयल बनेगा वो हम इंडिया में लाएंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड मूव बाय द कंपनी। सो कंपनी का कैपेक्स प्लान भी अच्छा है जिसको हमने इस वीडियो में अभी तक समझा है। तो कंपनी इज़ डूइंग द राइट डायरेक्शन एंड द प्लानिंग इज़ वेरी फैंटास्टिक, जैसे कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में कहा है। अभी दूसरी चीज़ आती है कि कंपनी किन लोगों को अपने बेचते हैं, कौन से ऐसे वैल्यूबल कस्टमर्स है। तो लोरियल पेरिस जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ का बड़ा प्लेयर है, लश है, नेस्ले है, यू कैन सी ऑल दिस कंपनीज लाइक सोलेन है, मैंडोलीज है। सो सारे कंपनियों को ये अपने कोको बटर इक्वेलेंट वो बेचते हैं। ये उनके ग्लोबल मेंबरशिप्स है और सर्टिफिकेशंस है जिनके साथ FSSAI जो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर्स है जिनके साथ वो काम करते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा वीडियोज़ के एंड में कंपनी के वैल्यूएशन किस लेवल के ऊपर है। अगर मैं देखूँ कंपनी का अभी का, अगर आप इस वीडियो में देख पा रहे हो तो कंपनी का जो अभी ट्रेलिंग PE है वो 35.2 है और कंपनी का जो मार्केट कैप है 7606 है। इंडस्ट्री PE 21.4 है। ROE के नंबर अगर ट्रेलिंग पैमाने के ऊपर देखें तो 28 है। अगर पेग रेशो की बात करूँ विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ कमिंग एट 0.53, मतलब कंपनी इज़ ग्रोइंग एट मोर देन 70%। और ट्रेलिंग PE की मैं बात करता हूँ तो फॉरवर्ड PE का कैलकुलेशन आता, सॉरी पेग रेशो का कैलकुलेशन आता है कि PE बाय ग्रोथ। तो PE अगर देखोगे 35 का PE है और फॉरवर्ड PE की बात करो तो 20-25 का फॉरवर्ड PE आएगा, उसको डिवाइड आप ग्रोथ से करोगे विच इज़ मोर देन 73%। तो ऑब्वियसली यू विल सी इन दिस कंपनी is growing like anything and that has available at the PEG ratio of 0.53। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये कंपनी, ये जो ईरान, इसराइल और US का जो वॉर चल रहा है जिसके चलते कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनारियो एंड द हैंगओवर ऑन टू द मार्केट ये कंपनी अभी बहुत चीप बन गई है। PEG रेशो ऑफ 0.53 और फॉरवर्ड PE ऑफ 25 और ट्रेलिंग PE ऑफ 36, ग्रोइंग द बिजनेस अबाउट 70%। अगर मैं उम्मीद करके चलूँ कि ये कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि 496 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसका उनका मानना है कि एसेट टर्नओवर जो है वो 4 टाइम्स बनेगा। तो मतलब उनका कहीं ना कहीं कहना है कि जो हम 400-500 करोड़ लगा रहे हो उनसे हमें रेवेन्यूज़ की उम्मीद है 2000 करोड़ इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो वो तो 2000 करोड़ वैसे ही इसमें ऐड हो जाएगा। तो कंपनी कहीं ना कहीं जो आगे वाला इन्वेस्टमेंट है उसको भी दर्शा रही है कि किस तरीके से अपने रेवेन्यूज़ को वो बढ़ा रही है। मतलब 496 करोड़ ला के 2000 करोड़ का रेवेन्यू वो लाने की बात कर रही है, विच इज़ शोज़ हाउ गुड एसेट टर्नओवर रेशो इज़ गोइंग टू बिकम। और अगर मैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो 17-18% का मार्जिन, पहले तो मुझे याद है 2-3 साल पहले इस कंपनी 9 और 10% का पैट करती थी, लेकिन अभी पैट के नंबर्स जो है वह 17-18% के हो गए हैं। तो दैट शोज़ हाउ द कंपनी इज़ परफॉर्मिंग इंटरनली, ऑल्सो इंटरनली कॉस्ट कंट्रोल आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि इनका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो रहा है। पहले वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा होता था। पहले क्या होता था कि इस कंपनी को अपने जो शिया सीड्स है या सीड्स है इनको थोड़ा सा इन्वेंटरी में करना पड़ता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे सीज़न में आप जाके इस सीड्स को कलेक्ट करोगे। कोई एक सीज़न होता है इंडिया में, जैसे समर का सीज़न है जहाँ पर आप सीड्स को कलेक्ट करते हो, तो अगले आने वाले क्वार्टर्स के लिए कंपनी को बहुत सारी इन्वेंटरी रखनी पड़ती थी, तो जिसकी वजह से इनकी इन्वेंटरी कॉस्ट बहुत सी अटक जाती थी। लेकिन अभी कंपनी क्या कर रही है कि CBA में चले जा रही है, कोको बटर अल्टरनेटिव जो सोयाबीन से भी बनता है, क्रैकम बाकी ऑयल से भी बनता है, तो वहाँ पर इनको थोड़ी इन्वेंटरी का प्रॉब्लम ये नहीं आता है। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स चेंज भी ये कर रही है। पहले क्या करती थी, कोको बटर इक्विवेलेंट करती थी, अभी कोको बटर अल्टरनेटिव्स कर रही है, ईसॉस को ला रही है। तो इन सारी चीज़ों में कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और वैसे भी डिमांड तो है ही, डिमांड इज़ इन एक्सपोर्टिंग वेरी हाई।
सबसे बड़ी बात जो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ की है वो है उनका एग्जीक्यूशन। हर टाइम वो बोलते हैं कि हम 40-50% से ग्रो करेंगे, लेकिन जब नंबर आता है वो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है। तो कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन मानूँ, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, लेकिन उसको ओवर डिलीवर करता है। मतलब ये कंपनी उस कैटेगरी में आती है जहाँ पर वो अपने जो गाइडेंस है वो कम देती है, लेकिन उसको ओवर अचीव करती है हर समय के ऊपर। तो ऐसी कंपनी आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ ये जो ग्लोबल वॉर का सिनारियो चल रहा है, विच इज़ अवेलेबल एट अ वेरी गुड लेवल्स, एंड द कंपनी इज़ डूइंग एक्सीडिंगली वेल। हमने रेवेन्यूज़ के नंबर्स देखे, रिटर्न रेशोज़ देखे, कंपनी के नए प्लान्स जो आ रहे हैं वहाँ पर विजिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनियाँ मैं ट्रैक करता हूँ, उस कंपनियों में एक सबसे बेहतर परफॉर्मेंसिंग कंपनी, वैल्यूएशंस चीप और easily available. So there is no buy and sell recommendation in this video, but you do your due diligence about it. अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आते हैं, आपको वैल्यू एडिशन आते हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो ये था शॉर्ट वीडियो इसके बारे में। होप आपको ये पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड द सब्सक्राइब्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।